हम लोग कैलकुलेट करते हैं एक सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाता है, ये सीखते हैं। और वो जो रिंग है उसका जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है। तो हम लोगों के पास क्या एक सेमी सर्कुलर रिंग है, तो वो सेमी सर्कुलर रिंग सपोज ऐसी है और ये इसका सेंटर था। तो एक लाइन ये ड्रॉ कर लेते हैं और ये हम लोगों का सपोज एक्स एक्सिस है। मास का डिस्ट्रीब्यूशन अब की बार 2 डायमेंशन में और ये वाई। इस रिंग का टोटल मास m दिया गया है और इसकी टोटल लेंथ को l मान लेते हैं। या लेंथ दे सकता है या रेडियस दे सकता है, दोनों में से कोई बात दे सकता है। तो हम लोग दोनों कैलकुलेट कर लेंगे। अगर l दे गया तो कैसे सॉल्व करते हो, रेडियस वैसे कोई बड़ी बात नहीं, इसकी लेंथ l है और लेंथ को कैसे, अगर पूरा सर्किल होता तो ये होता 2 पाई आर, तो आधा सर्किल है तो पाई आर, तो l इक्वल टू पाई आर, मतलब इंटर कन्वर्टेबल है। तो लेंथ दे या रेडियस दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, रेडियस के फॉर्म में सॉल्व करते, रेडियस कितनी है, तो रेडियस हो गई इसकी r। अब इसका हमें सेंटर ऑफ मास निकालना। दूसरी बात क्या दिया गया है कि यहां पर रिंग में जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, मतलब यूनिट लेंथ का मास हर जगह कैसा आ रहा होगा, सेम आ रहा होगा। ध्यान से सुनना, क्या ये रिंग वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल? यस, जैसी उधर है वैसी इधर है। तो अगर कोई मास यहां पर एग्जिस्ट करता है तो उतने उसके सामने भी एग्जिस्ट करेगा, तो उन दोनों मासेस का सेंटर ऑफ मास आ जाएगा वाई एक्सिस पर। इसका मतलब जितने भी पेयर बन रहे होंगे उन सब का सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पर। तो कोई भी सिस्टम जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास उसी एक्सिस पर लाई करता है। तो मैं बोल सकता हूं कि सेंटर ऑफ मास विल लाई ऑन एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस पर अगर सेंटर ऑफ मास लाई करता है तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो आ जाएगा 0। मतलब हमें केवल क्या कैलकुलेट करना है, केवल कैलकुलेट करना है वाई कोऑर्डिनेट। ओके, तो ये तो मास का कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है ना, और हम लोगों ने सीखा था जब कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हम लोग ऐसे निकाल लेंगे सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट इंटीग्रल वाई इंटू डीएम अपॉन इंटीग्रल डीएम, इस तरीके से। ओके, तो अब डिफरेंशियल एलिमेंट कैसे लिया जाए? जब हम लोगों ने रॉड का केस सॉल्व किया था तो मास एक ही लाइन पर था, अब यहां पर मास कैसे, सर्किल में। तो डिफरेंशियल एलिमेंट लेने का सबसे अच्छा तरीका है कि थीटा एंगल पर एक ये छोटा सा एलिमेंट काउंट कर लो। वैसे छोटा दिख तो नहीं रहा होगा, तो तुम्हें क्लियरली दिखाई दे इसलिए मैंने बड़ा बनाया, अदरवाइज वो छोटा है, इतना छोटा है कि दैट इज टेंडिंग टुवर्ड 0 एंड दैट इज अ पॉइंट मास। तो इस वाले एलिमेंट ने सेंटर पर जो एंगल बना दिया वो बना दिया डी थीटा। कि मैंने थीटा एंगल पर डी थीटा का चेंज किया तो एक एलिमेंट यहां पर मिल गया। ओके, एक बात सबने पढ़ी होगी, क्या? आर्क इक्वल टू एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस। तो इस एलिमेंट ने सेंटर पर एंगल कितना बनाया, डी थीटा, और इसकी रेडियस कितनी थी, आर्क इक्वल। इसका मतलब ये जो एलिमेंट हम लोगों ने लिया है, इस एलिमेंट की जो लेंथ आ रही होगी ये वाली, वो कितनी आएगी, आर डी थीटा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ओके, मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था, यूनिफॉर्म था। एक बात मुझे और बताना है, इस रिंग का मास तो m दिया गया था ना, ओके, और लेंथ कितनी थी, l लिख लो, या मैं r के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहा हूं, तो लेंथ थी पाई r। तो पाई आर लेंथ पर सारा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यूनिट लेंथ पर कितना मास आ जाएगा, तो पाई आर से डिवाइड कर दो। ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ। तो यूनिट लेंथ का मास इतना है, तो क्या मैं इस आर डी थीटा लेंथ का मास निकाल सकता हूं? यस, आर डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमें मास मिल गया किसका, इस डिफरेंशियल एलिमेंट का मास मिल गया। और ये r और r कैंसिल हो गए, दिस इज m d थीटा अपॉन पाई। वैसे सीधे बोल सकते थे कैसे, पूरी रिंग ने सेंटर पर पाई का एंगल बनाया, तो पाई के एंगल पर मास था m,
तो यूनिट एंगल पर था मास पाई अपॉन एम अपॉन पाई, तो डी थीटा पर जो मास होगा वो एम अपॉन पाई इंटू डी थीटा। ओके, कोई तरीका हो सकता है वहां पर। ओके, मास निकल आया एलिमेंट का। अब हमें एक तो मास चाहिए था, दूसरा उसका वाई कोऑर्डिनेट चाहिए था। तो अब आते हैं इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो वैसे ये लेंथ तो आर के इक्वल थी, यहां से एक परपेंडिकुलर डालते हैं, ये कितना होगा आर कॉस थीटा, और ये कितना आएगा आर साइन थीटा। इसका मतलब इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे होंगे वो कोऑर्डिनेट्स आएंगे आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। मतलब जहां पर हमारा डिफरेंशियल एलिमेंट है उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आर कॉस थीटा और वाई कोऑर्डिनेट आर साइन थीटा। हमें किसकी जरूरत थी, वाई कोऑर्डिनेट की। तो y की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई दिस इज r sin थीटा। हमें dm में मिल गया, हमें y मिल गया, सारी वैल्यूज हम लोग अब पुट करना शुरू करते हैं। तो y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रल y, और y की वैल्यू कितनी थी, उसकी वैल्यू थी r sin थीटा, और dm की वैल्यू कितनी थी m अपॉन पाई इंटू डी थीटा अपॉन, यहां पर अब इंटीग्रल dm सीधे लिख सकते हैं, क्यों, हमें टोटल मास दे दिया गया। तो इंटीग्रल डीएम का मतलब टोटल मास, तो हम नीचे वाले पार्ट को इंटीग्रेट करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। m कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा तो इस वाले के साथ कैंसिल भी हो जाएगा। ओके, अब बात आती लिमिट। तो हमें तो पूरे सिस्टम को कवर करना है ना, तो पूरे सिस्टम को कवर करना है मतलब इस पूरे मास को कवर करना है, और कवर करने के लिए वेरिएबल क्या चुना है, थीटा। तो थीटा कहां से कहां तक जाएगा, थीटा जब 0 होगा तो ये मिलेगा, 30 होगा ये मिलेगा, 45 होगा ये मिलेगा, 90 होगा ये मिलेगा, 135 होगा ये मिलेगा, 180 होगा ये मिलेगा। इसका मतलब थीटा को अगर 0 से लेकर के 180 तक ऐसे चेंज कर दिया जाए तो हमारा पूरा सिस्टम कवर हो जाएगा, उसके सारे पार्टिकल कवर हो जाएंगे। मतलब इसकी जो लिमिट लगने वाली है वो 0 से लेकर के 180 मतलब पाई। आर कांस्टेंट था, बाहर निकालो, पाई कांस्टेंट था, बाहर निकालो, बचेगा कितना साइन थीटा डी थीटा। लिमिट कितनी आनी है, 0 से पाई। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन आएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन का इंटीग्रेशन कॉस आएगा, मतलब साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस आएगा। तो साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन आएगा वो तो माइनस कॉस थीटा आएगा, तो माइनस बाहर लिख देते हैं, माइनस आर अपॉन पाई, और कॉस थीटा यहां पर लेते हैं। लिमिट कहां से कहां तक लगानी, 0 से पाई, तो माइनस आर अपॉन पाई। पहले तो अपर लिमिट लिखेंगे तो दिस इज कॉस पाई, फिर लोअर लिमिट लिखेंगे तो दिस इज कॉस 0। कॉस पाई कितना होता है -1, और कॉस 0 कितना होता है 1, तो -1 इक्वल टू -2, और ये माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल। तो जो हमारे पास रिजल्ट आ गया वो आ गया 2r अपॉन पाई। सेंटर ऑफ मास का जो y कोऑर्डिनेट आ गया, उस y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आ गई, 2r अपॉन पाई। y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 2r अपॉन पाई। अब लेंथ के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ओके। तो ये हम लोगों का सेमी सर्कुलर रिंग था और ये y एक्सिस थी, तो यहां पर सेंटर ऑफ मास था और ये था YCM, तो YCM की वैल्यू आ गई 2r अपॉन पाई। इसका मतलब अगर हमारे पास कोई यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन की रिंग है तो उसका सेंटर ऑफ मास उसकी सिमेट्रिकल लाइन पर लाई करेगा और सेंटर से 2r अपॉन पाई की डिस्टेंस पर लाई करेगा। तो ये डिस्कशन हो गया यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर सेमी सर्कुलर रिंग है तो उसके सेंटर ऑफ मास की सेंटर से पोजीशन 2r अपॉन पाई, और वो उस रिंग की सिमेट्रिकल एक्सिस जो दो पार्ट में रिंग को डिवाइड करती है उस लाइन पर होगा।